आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस की दवाइयाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन शुरू करें तो अपन शुरू करेंगे हाइपरटेंशन की दवाइयाँ। किसकी दवाइयाँ? हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेवेटेड ब्लड प्रेशर। इलेवेटेड ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ रक्तदाब ही हाइपरटेंशन है। बढ़ा हुआ रक्तदाब ही हाइपरटेंशन है। और सिस्टोलिक कितना हो जाए? अबोव 140। और डायस्टोलिक कितना हो जाए? कितना हो जाए आपका? सिस्टोलिक तो कितना? 140 से ज़्यादा, 140 या 140 से ज़्यादा। और डायस्टोलिक कितना हो जाए? 90 एंड अबोव। तो साहब अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। सिस्टोलिक 140 एंड अबोव, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। डायस्टोलिक 90 एंड अबोव, ज़्यादा राइट वर्ड ये है एग्ज़ाम के हिसाब से। अगर सिस्टोलिक बीपी 140 या 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 90 या 90 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को आप हाइपरटेंशन बोलते हो, बोले तो इलेवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हो। बहुत सीधी सीधी गणित बताऊं, जब रक्त वाहिनियों में बह रहा होता है तो रक्त अपनी प्रवृत्ति के कारण बाहर निकलने का प्रयास करता है। लिक्विड की प्रवृत्ति होती है फैलना, ये रक्त वाहिनियों की दीवारें उसे फैलने नहीं देती, तो इस दौरान इन दीवारों पे एक दबाव उत्पन्न होता है, उसी दबाव को रक्तदाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर ये रक्तदाब 120/80 से कम होता है। नॉर्मल की अगर अपन बात करें, नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल में लेस देन 120 और लेस देन 80। सिस्टोलिक तो होना चाहिए लेस देन 120 और डायस्टोलिक होना चाहिए लेस देन 80। तो अगर 120 से कम आपका ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक, या 80 से कम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो इसे अपन बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और अगर 140 या 140 से ज़्यादा हो गया, 90 या 90 से ज़्यादा हो गया, कंसिस्टेंटली ज़्यादा है, इसका एक कतई मतलब नहीं एक बार आपका बीपी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन है। कंसिस्टेंटली आपका 140 या 140 से ज़्यादा या 90 से ज़्यादा होता है तो उसे अपन हाइपरटेंशन की रेंज में डालते हैं। अब इसकी भी अलग अलग रेंज होती है, 140 से 159 एसटीएन ग्रेड। देखो, सिस्टोलिक 120 से कम, डायस्टोलिक 80 से कम, ये नॉर्मल है। 120 से 139, 80 से 89 ये प्री हाइपरटेंशन है। 140 से 159 और आपका 90 से 99 ये एसटीएन फर्स्ट है। 160 एंड अबोव ये आपका एसटीएन सेकंड है। 100 एंड अबोव ये आपका एसटीएन सेकंड है डायस्टोलिक। और अबोव 180 और अबोव 120, सिस्टोलिक तो अबोव 180 और डायस्टोलिक अबोव 120 ये आपका इमरजेंसी हाइपरटेंशन है, जो इजीली आप लोग जानते होंगे, सबको इसकी जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में समझें तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। और सीधे सीधे शब्दों में अगर हम समझें, जब बीपी बढ़ता है, क्या बढ़ता है? बीपी, जिसे आप एचटीएन बोलते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव सीधे सीधे कहाँ पर आते हैं, वो अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में देखें, अगर एक मोटर चल रही है और एक बगीचे में उस मोटर से पानी जा रहा है, तो मोटर चल रही है और मोटर से क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। तो अगर आप उस पाइप पे पाँव रख देते हैं तो पाँव रखने पर क्या हो सकता है? दो संभावना है, या तो मोटर चुचाड़े करेगी, मोटर की आवाज़ तेज हो जाएगी, मोटर पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, मोटर के बुश बेरिंग कटोरियाँ घिस सकती है, या मोटर जल सकती है, या साला पाइप कहीं से खुल सकता है। तो अब मोटर के रूप में हमारे हार्ट है और पाइप के रूप में वेसल है। अगर वेसल्स की वाल पर जरूरत से ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो वो दबाव झेलना पड़ेगा हार्ट को, तो हार्ट के वाल्व खराब हो सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो सकती है, हार्ट पर लोड पड़ने से हार्ट डैमेज हो सकता है, मतलब सीएचएफ हो सकता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होने से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके हार्ट में आ सकते हैं। और अगर वेन या आर्टरी की अपन बात करें, वेसल्स की अपन बात करें, वेसल्स पे अगर दबाव पड़ेगा तो वेसल्स रप्चर हो सकती है। अगर वेसल्स रप्चर होगी अगर ब्रेन में अगर वेसल्स रप्चर हो गई तो क्या समस्या हो सकती है? ब्रेन में वेसल्स रप्चर होने से स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट में अगर रप्चर हुई तो इन्फ्रैक्शन हो सकता है। और ये लगातार प्रेशर अगर आपकी किडनी में बढ़ता रहा तो आपको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। आइज में हाइपरटेंशन की वजह से आपको रेटिनोपैथी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको कार्डियोवैस्कुलर की अपन बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर में अपन याद रख सकते हैं सीएचएफ हो सकता है, एमआई हो सकता है। और किडनी की अपन बात करें
रीनल कॉम्प्लिकेशन की तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। और अगर अपन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। आई की बात करें तो आई में आपके रेटिनोपैथी की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं बेटा। कोई पूछे मुझे बीपी है तो क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा या एमआई होगा या तेरी किडनी खराब होगी या तेरे को स्ट्रोक आएगा या तू अंधा हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई खास तेरे को समस्या नहीं होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि डरने की ज़रूरत है या नहीं है, आप सब जानते हैं मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, डरने की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत है और इसीलिए इसे साइलेंट डेथ भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसके बाद मैं इसकी दवाइयों पे आता हूँ। सिंपली अगर मैं सीधा सीधा इसकी दवाओं पे आऊँ तो मैं ब्लड प्रेशर कम करना है, तो ब्लड प्रेशर कम करना है तो ब्लड प्रेशर कम करने के सिर्फ 3 ही कंपोनेंट है सीधे सीधे। एक तो है कंपोनेंट हार्ट, एक तो है कंपोनेंट हार्ट। दवा किस पे काम करे, हार्ट पे। हार्ट पे क्या काम करे, सीधा दवा किसको कम करे, कार्डियक आउटपुट को। जब मोटर ही पानी कम फेंकेगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है वेसल्स क्या हो जाए, डायलेट। ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, डायलेट, वेसो डायलेशन। अगर पाइप ही छोड़ेंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा कंपोनेंट है इनके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम है। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम ही कम हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम ही कम हो गया तो अंदर बनने वाली चीज ही कम हो गई तो अपने आप बीपी कम हो जाएगा। तो बीपी कम करने के 3 कंपोनेंट है। जितनी भी दवाइयाँ अगड़म बगड़म अंट पढ़ाई जाती है, जाने क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, वो दवाइयाँ कोई चमत्कार नहीं करती। बीपी की दवाइयाँ 3 ही काम करती है, या तो कार्डियक एक्टिविटी कम करते हुए कार्डियक आउटपुट कम करती है, या आपकी ब्लड वेसल्स पे काम करते हुए वेसोडाइलेशन करती है, या आपके डाययूरेटिक की वजह से वो इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ाकर प्लाज्मा वॉल्यूम को कम करती है। और ऐसा करते हैं डाययूरेटिक। बहुत सिंपल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देख के लिखिएगा। सारी चीज़ें आज मैं आपके लिए स्लाइड में लाया हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। किशोरी शर्मा, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, किसके पास क्या है क्या नहीं है, अभी जो है बेटा वो ले ले, जो नहीं है उसकी चिंता मत करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की अपन बात करें तो साफ साफ नोट्स में लिखा है, ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू लोअर डाउन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, उन्हीं दवाइयों को अपन कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वो दवाइयाँ जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कम करने के काम में आती है, ऐसी दवाइयों को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। और मैंने बताया था ये दवाइयाँ कोई चमत्कार नहीं करती है, ये दवाइयाँ या तो किडनी पे काम करती है, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्ट ऑन किडनी बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सीधा सीधा ये किडनी पे काम करके किसको कम करती है, ब्लड वॉल्यूम को। किडनी पे काम करने वाली दवाई डायूरेटिक है, यूरिन आउटपुट बढ़ता है, यूरिन आउटपुट बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। हार्ट पे काम करती है, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी करती है, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी कम होने से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। बहुत सिंपल है। ब्लड वेसल का क्या करती है, डायलेशन होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो बीपी कम होगा। बहुत सिंपल है, जिंदगी भर ध्यान रखिएगा। दवाइयाँ या तो हार्ट पे काम करेगी, या किडनी पे काम करेगी, या ब्लड वेसल पे काम करेगी। हार्ट वाली कार्डियक आउटपुट कम करती है, किडनी वाली यूरिन आउटपुट बढ़ाती है, और ब्लड वेसल वाली वेसो डायलेशन करती है। आप सब जानते हैं यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो बीपी अपने आप कम होगा। अब जो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयों में क्या क्या आता है, सबसे पहले एसी इनहिबिटर आते हैं। एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट आते हैं, लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ओल्मिसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वल्सार्टेन। डायूरेटिक्स आते हैं, फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। इनके बारे में इंपॉर्टेंट मैं बिल्कुल बताऊंगा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल आता है। अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन आता है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में लाबाटोलोल, कार्बिडोलोल आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजम, वेरापामिल आता है। वैसोडायलेटर में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन, मिनोक्सिडिल, डाइजोक्साइड आता है।
सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक में मेथाइल डोपा क्लोनिडीन आता है। अब मैं इनको एक एक करके उठाता हूँ। सबसे पहले याद रखना है ACE इनहिबिटर क्या विशेषता है, इतना सा याद रखना है। ये डिक्रीज AG सेकंड प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन को कम करते हैं ये AG सेकंड के। वैसो डायलेशन होता है, उसके अलावा क्या होता है डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और ऐसे होने से आप सब जानते हो अगर वैसो डायलेशन हो गया, सोडियम वाटर रिटेंशन कम हो गया, तो साफ साफ बात याद रखना है BP कम करते हैं। क्या कम करते हैं, BP कम करते हैं। AC इनहिबिटर एंजियोटेंसिन सेकंड का प्रोडक्शन कम करते हैं, और एंजियोटेंसिन सेकंड का प्रोडक्शन कम होने से वैसोडाइलेशन होता है, सोडियम वाटर टेंशन कम होता है, और बोले तो BP कम हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, AC इनहिबिटर के एग्जाम्पल में विशेष बातें क्या याद रखनी है, कैप्टोप्रिल नाम की दवाई से डिसगेजिया होता है, डिसगेजिया होता है। बताइए डिसगेजिया क्या होता है, जवाब दीजिए। डिसगेजिया क्या होता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। व्हाट इज डिसगेजिया, जवाब दीजिए। डिसगेजिया क्या होता है, जवाब दीजिए बच्चों। डिसगेजिया किसे कहते हैं, डिसगेजिया किसे कहते हैं, DYSGEUSIA। डिसगेजिया किसे कहते हैं, डिसगेजिया किसे कहते हैं, डिसगेजिया किसे कहते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन को क्या कहते हैं, डिसगेजिया। रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन को क्या कहते हैं, डिसगेजिया। ये केवल और केवल कैप्टोप्रिल से ही होता है, बाकी AC इनहिबिटर से नहीं होता। कैप्टोप्रिल से ही क्या होता है, डिसगेजिया होता है। क्या होता है, डिसगेजिया। तो डिसगेजिया, डिसगेजिया रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन कौन सी दवाई से होता है, कैप्टोप्रिल से। ये एग्जाम में याद रखने लायक क्वेश्चन है। और क्या याद रखोगे, ACE इनहिबिटर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, ACE इनहिबिटर के बारे में क्या पूछेगा, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फीटोपैथिक होते हैं, क्या होते हैं ये, फीटोपैथिक, फीटोपैथिक। फीटोपैथिक होने के कारण ये प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन, ACE इनहिबिटर। और ACE इनहिबिटर के बारे में क्या याद रखना है, ड्राई कफ, इनका एक फेमस एडवर्स इफेक्ट है ड्राई कफ। ये ड्राई कफ करते हैं, तो जिन लोगों को परसिस्टेंट ड्राई कफ होता है उनमें इनको अवॉइड किया जाता है। तो ये विशेष बातें मैं ACE इनहिबिटर की बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, और ड्राई कफ इनका एक और एडवर्स इफेक्ट है। तो ये विशेष बातें याद रखनी है। एंजियोडेमा, एंजियोडेमा भी होता है, इनसे एंजियोडेमा भी होता है। पढ़ाने को बहुत कुछ है, पर CHO के हिसाब से जो विशेष बातें जो आपको याद रखनी है वो यही रखनी है। और यूजेस की अगर आपसे कोई पूछे, बोले यूजेस क्या क्या है, ये तो सब क्या थे, ACE इनहिबिटर के एडवर्स इफेक्ट थे, कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये एडवर्स इफेक्ट थे और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर आपसे कोई पूछे बोले कहाँ यूज करेंगे, तो एंटी हाइपरटेंसिव, क्या यूज होगा, एंटी हाइपरटेंसिव यूज होगा। और कहाँ यूज होते हैं ये, CHF में यूज होते हैं। और कहाँ यूज होते हैं CHF के अलावा, एंटी हाइपरटेंसिव के अलावा, ये डायबिटीज मेलाइटस के अंदर प्रोफाइलेक्सिस करने के लिए जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, किस में यूज होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए भी। तो एंटी हाइपरटेंसिव भी है, CHF में भी यूज होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज होते हैं, और हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क पेशेंट के अंदर भी दिया जाता है, और MI के अंदर भी दिया जाता है। इतने सारे यूजेज हैं, तो इतने सारे यूजेज हैं। एंटी हाइपरटेंसिव भी है, CHF में भी यूज होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज होते हैं, हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क में भी देते हैं, और MI में भी देते हैं। और इनको आप कहाँ पर भी दे सकते हो, आप इनको प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हो, टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, किसमें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इनको प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए भी दिया जा सकता है। याद रखना है, ये किसके बारे में था,
एसी इनिबिटर के बारे में। एसी इनिबिटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एसी इनिबिटर के एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रामिप्रिल। रामिप्रिल बहुत फेमस है, 1.25 से 10 mg आज की तारीख में चलती है। रेमिप्रिल बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते हो रेमिप्रिल का यूज़ बहुत हो रहा है। अब आ जाते हैं अगली क्लास पर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एसी इनिबिटर का काम था एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने नहीं देना, और एआरबी का काम है, एआरबी का क्या काम है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का क्या काम है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर बाई ब्लॉक AT1 रिसेप्टर, डिक्रीज AG सेकंड एक्शन। ये किसका एक्शन नहीं आने देते? एंजियोटेंसिन सेकंड का। और एंजियोटेंसिन सेकंड का एक्शन नहीं आता तो साहब क्या होता है? वही वेसोडाइलेशन और वही डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, और बिल्कुल वही डिक्रीज बीपी। सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है एसी इनिबिटर बनने नहीं देते हैं और एआरबी काम करने नहीं देते हैं। कहने का मतलब एसी इनिबिटर का मतलब है लाइट नहीं आना, और एआरबी का मतलब है कि भैया बटन बंद होना। तो दो चीज़ें हैं, एसी इनिबिटर का मतलब है लाइट नहीं आना, मतलब बनने नहीं देना। एआरबी का मतलब है बटन बंद होना, मतलब उसे काम करने नहीं देना। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। जो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ओलमिसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वल्सार्टेन। ओलमिसार्टेन, टेलमिसार्टेन बहुत फेमस है, 20 से 40 mg, 20 से 40 mg आपने खूब नाम सुना होगा इनका, टेलमिसार्टेन का, ओलमिसार्टेन का, कैंडिसार्टेन का, वल्सार्टेन का। अगर मेरे से कोई पूछेगा मैं क्या अलग याद रखूं एसी इनिबिटर एआरबी में, तो मैं उस बच्चे को एक ही बात बताता हूँ कि बेटा तू इतना सा याद रख ले एआरबी के बारे में, नो ड्राई कफ, इससे ड्राई कफ नहीं है। जो एसी इनिबिटर से समस्या थी ना ड्राई कफ की, वो इससे नहीं है, नो ड्राई कफ। तो अगर किसी को एसी इनिबिटर से ड्राई कफ होता है, अगर किसी को एसी इनिबिटर से ड्राई कफ होता है तो उसे एआरबी से ड्राई कफ नहीं होता, तो उसे आप एआरबी दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। तो एसी इनिबिटर जिस व्यक्ति को चल रहा है उसे एआरबी पे शिफ्ट किया जा सकता है अगर उसे एसी इनिबिटर से क्या हुआ है? ड्राई कफ हुआ है। तो एसी इनिबिटर एआरबी का सबसे बड़ा अंतर क्या है? एसी इनिबिटर से ड्राई कफ होता है, एआरबी से कोई ड्राई कफ नहीं होता। बिल्कुल ये याद रख लेना है। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाने की है, पर बेटा मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम की है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी की अपन बात करें डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मैं यही बता देता हूँ, बहुत सिंपल एक्शन है। डायूरेटिक दवाइयाँ क्या करेगी? डायूरेटिक जैसे ही दोगे आप, डायूरेटिक दवाइयाँ क्या करेगी? आप सबको पता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ये किसको बढ़ाती है? यूरिन आउटपुट को। और यूरिन आउटपुट बढ़ने से आप सबको पता है डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, और डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम होने से आप सबको पता है डिक्रीज बीपी। जितना प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा उतना ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। विशेष बात क्या याद रखनी है? ये प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डायूरेटिक कब होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डायूरेटिक नहीं दिए जाते हैं, ये याद रखना है बीपी के इलाज के लिए। प्रेगनेंसी में डायूरेटिक नहीं दिए जाते हैं, फीटल सर्कुलेशन को कंप्रोमाइज़, प्लेसेंटल सर्कुलेशन को कंप्रोमाइज़ करते हैं, फीटल डेथ हो सकती है, मिसकरेज हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में डायूरेटिक नहीं दिए जाते हैं। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है डायूरेटिक के बारे में। अब इसके बाद बीटा ब्लॉकर पे आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल की मैं बात करूं तो आप सबको पता है जो बीटा ब्लॉकर होते हैं, बहुत सिंपली अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर की, बीटा ब्लॉकर बाई ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर। पहले तो ये बता दूं आपको मैं, जिनका कमाल है वो बीटा 1 रिसेप्टर के ब्लॉक करने की वजह से डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी का मतलब डिक्रीज फोर्स एंड रेट, और डिक्रीज फोर्स एंड रेट की वजह से आप सबको पता होना चाहिए डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट करते हैं, और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से आप सबको पता होना चाहिए डिक्रीज बीपी। किसको कम करते हैं? ये बीपी को। और बीपी को कम करते हैं इसीलिए इनको RX HTN में यूज़ नहीं किया जाता है।
हाइपरटेंशन के इलाज में यूज नहीं किया जाता है। बीटा ब्लॉकर के बहुत सारे उदाहरण हैं, बीटा ब्लॉकर के दुनिया भर के उदाहरण हैं। बीटा ब्लॉकर्स के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, प्रोपेनोलोल, एटालोल, सोटालोल, पिंडोलोल, टिबोलोल, बिटाक्टोलोल, स्मोलोल, सेरिप्रोल, एसिबिटालोल, नेबियोलोल, कार्बिडोलोल, दुनिया भर के उदाहरण हैं। बीटा ब्लॉकर के बहुत सारे उदाहरण हैं बेटा, पर आपको ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। आपको 2 बता रखे हैं, प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, ये नॉन सेलेक्टिव है और ये बीटा 1 सेलेक्टिव है। ये नॉन सेलेक्टिव था और ये बीटा 1 सेलेक्टिव है। एक नॉन सेलेक्टिव है, एक बीटा 1 सेलेक्टिव है। तो बीटा ब्लॉकर्स की क्या खास बात है, ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी को कम करते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कम होने से फोर्स रेट कम होता है, फोर्स रेट कम होने से कार्डियक आउटपुट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है तो बीपी कम होता है। किसके इलाज में काम आते हैं ये? हाइपर टेंशन। और कहाँ कहाँ काम में ले सकता हूँ मैंने? और ले सकता हूँ क्लासिकल एंजाइना में, यूजेस की अपन बात करें तो। और कहाँ काम में ले सकता हूँ? इनको मैं एमआई में ले सकता हूँ। और कहाँ काम में ले सकता हूँ? एंटी अरिथमिक के तौर पे काम में ले सकता हूँ। और इनको सीएचएफ में बाद में ऐड किया जा सकता है। तो साहब इनको हाइपरटेंशन में, क्लासिकल एंजाइना में, एमआई में और एंटी अरिथमिक के तौर पर, और सीएचएफ में भी बाद में लेटर यूज किया जा सकता है। बाद में इनको सीएचएफ के मरीज में भी यूज़ किया जा सकता है, जब सीएचएफ का मरीज स्टेबल हो जाए, कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो जाए। तो आप सबको पता है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इसकी जानकारी है, कब इसको कैसे दे सकते हैं आप सबको पता है। यहाँ इस क्लास में एक चीज़ डिस्कस करना संभव नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में काम आते हैं, या क्लासिकल एंजाइना में काम में आते हैं, या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में काम आते हैं, या एंटी अरिथमिक के तौर पे काम में आते हैं, या सीएचएफ में काम में आते हैं, या सब में काम में आते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो बीटा ब्लॉकर का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा? इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एवी ब्लॉक, ऑप्शन बी वेरिएंट एंजाइना, ऑप्शन सी याद रख सकते हो आप ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। एवी ब्लॉक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, या वेरिएंट एंजाइना में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, या ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा? नरेश डी, रवि डी, सुरेश सी, हेमराज डी, रिया सी, हेमराज वीणा डी, हेमंत डी, डी सी, डी सी। कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, ए बी कोई नहीं दे रहा। आपको बता दूं, एवी ब्लॉक में क्या बीटा ब्लॉकर देते हैं? नहीं देते हैं। वेरिएंट एंजाइना बीटा ब्लॉकर देते हैं? नहीं देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा ब्लॉकर देते हैं? नहीं देते हैं। तो किस में नहीं देते हैं? तीनों में नहीं देते हैं। द राइट आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है डी, डी नीरज गोस्वामी डी, बिल्कुल सही बेटा, बहुत सही। राइट आंसर इज व्हाट? नरेंद्र कुमार कुछ नहीं पता, सही बात है बेटा, अस्थमा डी, सही आंसर है डी। किस में नहीं देते हैं? सभी कंडीशन में नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही क्वेश्चन में हवा निकल गई बेटा तुम्हारी। किस में नहीं देते हैं? डी सही आंसर है। किस कंडीशन में दिया जाता? सारी की सारी कंडीशन में बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाता। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता था, ये क्वेश्चन भी था और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन भी थी, सारी चीज़ें इसी क्वेश्चन में आ गई। क्वेश्चन भी आ गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आ गए। एवी ब्लॉक में नहीं देना, वेरिएंट एंजाइना में नहीं देना, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में नहीं देना। सही है कि नहीं है? और अगर नॉन सेलेक्टिव है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी नहीं देना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई होप आपको इस समझ में आई होगी बीटा ब्लॉकर के बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं अल्फा ब्लॉकर। आप सबको पता है अल्फा ब्लॉकर की अपन बात करें। अब हो गया बेटा, आगे बढ़ो। अल्फा ब्लॉकर वैसोडाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं? वैसोडाइलेशन। क्या करते हैं? वैसोडाइलेशन। और वैसोडाइलेशन करते हैं तो इससे क्या कम होगा?
बीपी कम होगा। क्या कम होगा? बीपी कम होगा। तो अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन नाम की दवा आती है, ये जोशी जी आप दे दोगे तो बीपी कम हो जाएगा। तो जितने भी जोशी हैं सब अल्फा ब्लॉकर हैं, प्राजोसी, टेराजोसी, डोक्साजोसी, एल्फूजोसी, दुनिया भर के जोशी हैं, दुनिया भर के जोशी हैं। एक ही लोशी है टेम्सुलोसी जो बीएचपी में काम में आता है, सारे जोशी बीपी में काम में आते हैं। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फोजोसिन, उनमें से एक जोशी जी है प्राजोशी जी जो बीपी कम करने के काम में आते हैं। अब आ जाते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर पर। अब आ जाते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर पर। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की बात करें तो लाबेटालोल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की अपन बात करें तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की अपन बात करें तो अल्फा वैसोडाइलेशन करता है, इसलिए बीपी कम होता है, और बीटा ब्लॉकर से कार्डियक आउटपुट कम होता है, और दोनों की वजह से बीपी कम होता है। तो बीपी कम होने के लिए अल्फा जिम्मेदार है या बीटा जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है? बोलो दोनों जिम्मेदार है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर ये बीपी कम करते हैं, वैसोडाइलेशन भी करते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी कम करते हैं। तो रह जाएगा याद। तो अब इसका फेमस एग्जाम्पल है लाबेटालोल। लाबेटालोल की क्या खास बात है? चॉइस ऑफ पिल, चॉइस ऑफ पिल है किसके लिए? फॉर RX ऑफ HTN ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दो ही दवाइयाँ फेमस है प्रेगनेंसी के दौरान, एक तो लाबेटालोल है और दूसरी दवा का नाम है मिथाइल डोपा। लाबेटालोल और दूसरी दवा का नाम है मिथाइल डोपा, दोनों फेमस दवाइयाँ हैं प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन के इलाज की। एक तो है लाबेटालोल और दूसरी दवा का नाम है मिथाइल डोपा। कुछ लोग इसे ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर मैं दोनों को ही प्रेफर करता हूँ, लाबेटालोल मिथाइल डोपा को। कुछ वर्षों पहले तक मिथाइल डोपा नंबर 1 थी, लाबेटालोल नंबर 2 थी, पर आज के करंट सीनियर में लाबेटालोल नंबर 1 है, मिथाइल डोपा नंबर 2 है, पर मैं दोनों को ही फर्स्ट लाइन की श्रेणी में रखना पसंद करता हूँ। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा लाबेटालोल के बारे में। अब इस लाबेटालोल को हम इंजेक्शन के फॉर्म में, इसका इंजेक्शन भी आता है, इमरजेंसी हाइपरटेंशन में देते हैं। इसका जो इंजेक्शन है वो इमरजेंसी HTN, इमरजेंसी हाइपरटेंशन के इलाज में काम में आता है। 20 से 40 mg, 20 से 40 mg इमरजेंसी हाइपरटेंशन के इलाज में काम आता है। किसका इंजेक्शन? लाबेटालोल का इंजेक्शन इमरजेंसी हाइपरटेंशन के इलाज में काम में आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम, वेरापामिल, इनकी अपन बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके कैल्शियम की एंट्री को वेसल्स के स्मूथ मसल्स में जाने नहीं देके क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल को, रिलैक्स करते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल। और वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स होने से क्या होता है? वैसोडाइलेशन। क्या होता है? वैसोडाइलेशन। और वैसोडाइलेशन होने से क्या कम होता है? बीपी कम होता है। क्या कम होता है? बीपी कम होता है। वैसोडाइलेशन होगा तो क्या कम होगा? बीपी कम होगा। अब विशेष बात आपको ये याद रखनी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। क्या विशेष बात याद रखनी है? कार्बिडोल के बारे में क्या बताऊं बेटा? 3.125 से 25 mg की इसकी डोज आती है, टेबलेट आती है। 3.125 से इसकी डोज शुरू करते हैं और 25 mg तक हम इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। सेम एज इट इज लाबेटालोल के जैसे इसका असर होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिलैक्स करते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल को, वैसोडाइलेशन करते हैं, बीपी कम करते हैं। इसके उदाहरण में देखें अपन एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम और वेरापामिल। इतना याद रखना है, ये डिल्टियाजेम, वेरापामिल हार्ट रेट कम करते हैं। और एम्लोडिपिन, निफेडिपिन की अगर अपन बात करें, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन ये इंक्रीज हार्ट रेट करते हैं। तो एम्लोडिपिन, निफेडिपिन वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं जिनकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, और डिल्टियाजेम, वेरापामिल वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं जिनकी वजह से हार्ट रेट कम होती है। और सारे के सारे बीपी कम करते हैं, सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीपी कम करते हैं। तो सारे के सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिलैक्स वेस्कुलर स्मूथ मसल करके, वैसोडाइलेशन करके बीपी कम करते हैं। पर इतना याद रखना है, एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन इनसे टेकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ती है। और डिल्टियाजेम एंड वेरापामिल इनसे ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होती है। ये विशेष याद रखना है, ये विशेष याद रखना है।
और एम्लोडिपिन निफेडिपिन का एक फेमस एडवर्स इफेक्ट है एंकल एडेमा, एंकल एडेमा। तो दो बातें याद रखिए एम्लोडिपिन निफेडिपिन की, एंकल एडेमा करते हैं और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। डिल्टेजम वेरापामिल हार्ट रेट को कम करते हैं और एक फेमस एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, इनसे कब्ज होती है। तो ब्रेडिकार्डिया डिल्टेजम वेरापामिल से होता है और हार्ट रेट कम हो रही है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। टेकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ना एम्लोडिपिन निफेडिपिन से होता है, साथ में एंकल एडेमा भी होता है। और वेसोडाइलेशन करने के कारण ये सब बीपी को कम करते हैं। और इनके यूजेस देखें अपन कहाँ कहाँ यूजेस हो सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो यूज़ होते हैं वो यूज होते हैं क्लासिकल एंजाइना में, वेरिएंट एंजाइना में और सबसे इम्पोर्टेंट हाइपरटेंशन में। तो क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और हाइपरटेंशन में आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का बहुत आयात में यूज़ किया जाता है, क्लासिकल एंजाइना में भी, वेरिएंट एंजाइना में भी और हाइपरटेंशन में भी। इन सब जगह पर क्या यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगला देखें अपन वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर का अगर सिंपल फंडा देखूं मैं सबको पता है वेसोडाइलेशन करेंगे, वेसोडाइलेटर की अपन बात करें तो वेसोडाइलेटर क्या करते हैं, वेसोडाइलेटर वेसोडाइलेशन करते हैं और वेसोडाइलेशन करते हैं तो बीपी कम होता है। अब बीपी कम होता है तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है आप सबको पता है आर्ट्यूलर प्लस वेनुलार, आर्ट्यूलर प्लस वेनुलार जो आर्टरी वीन दोनों को डायलेट करता है, उसका एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। और इसके बारे में एक ही बात याद रखनी है, ओनली इंडिकेटेड इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन, ओनली इंडिकेटेड इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन। वैसोडाइलेटर में ए अपन ने लिया आर्ट्यूलर प्लस वेनुलार, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये केवल और केवल इमरजेंसी हाइपरटेंशन में इंडिकेटेड है। केवल और केवल कहाँ काम में आता है, इमरजेंसी हाइपरटेंशन में। तो वैसोडाइलेटर वैसोडाइलेशन करते हैं और वैसोडाइलेशन से बीपी कम होता है और बीपी कम होता है तो साहब उनके उदाहरणों में से देखिए अपन आर्ट्यूलर प्लस वेनुलार जो आर्टरी वीन दोनों को डायलेट करते हैं, उसका एग्जांपल है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ओनली इंडिकेटेड इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन। इसका एकमात्र आपको याद रखना है कि सामान्य बीपी में हम नहीं देते हैं, किसमें देते हैं, इमरजेंसी हाइपरटेंशन। सामान्य का मतलब आपका स्टेज फर्स्ट हो, स्टेज सेकंड हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन। इमरजेंसी हाइपरटेंशन में ही सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन आता है। अब इसी वेसोडाइलेटर में आप याद रख सकते हैं बी आर्ट्यूलर। आर्ट्यूलर में क्या क्या याद रखना है, आर्ट्यूलर में याद रखना है हाइड्रालेजिन, हाइड्रालेजिन, मिनोक्सिडिल। और जो मिनोक्सिडिल आजकल बाल उगाने के काम आती, गंजे की खोपड़ी, मिनोक्सिडिल से चोपड़ी, बाल आ गए। बिल्कुल बिल्कुल मिनोक्सिडिल का लोशन आता है, लोशन आता है, यूज इन RX ऑफ एलोपीशिया, 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 बिल्कुल 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 यूज इन RX ऑफ एलोपीशिया। आर्ट्यूलर डायलेटर हाइड्रालेजिन मिनोक्सिडिल दोनों एग्जाम्पल हैं। मिनोक्सिडिल का जो लोशन है आज की तारीख में किसके इलाज में काम में आ रहा है, ये काम में आ रहा है किसके इलाज में, RX ऑफ एलोपीशिया के इलाज में। किसके इलाज में काम में आता है, एलोपीशिया के, गंजेपन के इलाज में काम में आता है। सी देख सकते हैं वेनुलार, वेनुलार की अपन बात करें तो ये केवल वेन को डायलेट करते हैं, केवल किसको डायलेट करते हैं, वेन को। हाँ बिल्कुल बेटा सुमित, तबीयत ठीक नहीं है पर आप लोगों के लिए आया हूँ। बिल्कुल हाँ सिक हूँ, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, पर जिम्मेदारियाँ भी तो कुछ होती है। आप जो लोग इंतज़ार कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल आना पड़ेगा। मान सिंह बेटा तू आके लगा दे, आके लगा दे बेटा। हाँ मनोज तू आगे लगा दे बेटा। तो आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, स्वास्थ्य चलता रहता है बेटा,
चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। हम आपको मिनटॉप के नाम से आता है गुड्डू, बाज़ार में मिनटॉप के नाम से आता है। बाज़ार में किस नाम से आता है? मिनटॉप के नाम से आता है। बिल्कुल मिनटॉप के नाम से आता है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए बेटा कुछ भी हो, कैसी भी समस्या हो, बिल्कुल हम हाजिर होंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल 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 आप लोगों के लिए हम हमेशा आएंगे, चाहे स्वास्थ्य खराब हो या ना हो, आपके लिए हाजिर हैं। पर आप इसको एडमिट करते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल अच्छा लगता है हमें कि आपको महसूस होता है कि आपका शिक्षक आपके लिए किस अवस्था में यहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, फिर भी आपके बीच में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आप लोग भरोसे हैं, डेली कोई ना कोई तो आएगा। बिल्कुल, और हम आते रहेंगे। बिल्कुल। वेनुलार, वेनुलार की अपन बात करें तो यहाँ पर आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन वेनुलार डायलेटर का एग्जाम्पल है। तो अपन ने वेसोडाइलेटर में जो पढ़े हैं वो आर्टिकुलर प्लस वेनुलार भी पढ़े हैं, आर्टिकुलर भी पढ़े हैं और वेनुलार भी पढ़े हैं। तो ये वेसोडाइलेटर के एग्जाम्पल थे। ये वेसोडाइलेशन करते हैं, बीपी को कम करते हैं। इनको और भी बहुत सी जगह हम काम में ले सकते हैं। हाइपरटेंशन के अलावा इनको एमआई में काम में ले सकते हैं, एंजाइना में काम में ले सकते हैं, सीएचएफ में काम में ले सकते हैं। तो वेसोडाइलेटर के बहुत सारे यूजेज हैं। ये हाइपरटेंशन ही नहीं, ये एंजाइना ही नहीं, ये एमआई ही नहीं, ये एंड सीएचएफ में भी काम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अफसाना, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ क्या? बिल्कुल हो सकता हूँ बीमार। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप अपने काम पे ध्यान दो बेटा, ठीक है? आप पढ़ो। अब इसके बाद सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, लास्ट कैटेगरी अपन देखें सिंट्रल सिंपैथोलाइटिक, मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन। मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन की अपन बात करें, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक की अपन बात करें, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक की अपन बात करें तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में मिथाइल डोपा है जो 250 से 500 mg यूज होता है। और सबको पता है एक ही डोपा, मिथाइल डोपा, ये प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग है। प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर RX ऑफ HTN। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन के इलाज की ये फर्स्ट लाइन ड्रग है मिथाइल डोपा। और आप सबको पता है ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक क्या करते हैं? डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से आप सबको पता है डिक्रीज बीपी। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ही कम होगी, ब्रेन से सिम्पैथेटिक आउटफ्लो ही कम आएगा, तो आप सबको पता है बीपी अपने आप कम हो जाना है। बिल्कुल बीपी अपने आप कम हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन एक और दवा है। मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग है आज की तारीख में फॉर RX ऑफ HTN। किसके साथ साथ? लाबेटालोल के साथ साथ। एक ही डोपा, मिथाइल डोपा। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन, बिल्कुल 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 महेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल मूलचंद मीणा, बिल्कुल मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तेरे से यार। बहुत बढ़िया मूलचंद, तू मेरे से प्यार कर, बहुत बढ़िया। तुझे कोई मिला ही नहीं, मैं ही मिला प्यार करने के लिए। बिल्कुल भाग्यश्री, बिल्कुल 1008 मुबारक हो आपको। बिल्कुल भरोसेमंद संस्थान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे मितार्जिन कहाँ से ले आ रहे तू? मेडिसिन नॉलेज सेफ इन, ये प्रेगनेंसी की स्पेलिंग तो सही लिख निरंजन यार, पता नहीं क्या लिख दिया तूने। अब देखेंगे ये आपके हाइपरटेंशन की दवाइयाँ थी। हाइपरटेंशन की दवाइयों के बाद अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे किस पर? अब हम पढ़ेंगे किसकी? डायबिटीज़ मेलाइटस की दवाइयाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डायबिटीज़ मेलाइटस की दवाइयाँ फुल टू फुल डिटेल, फुल टू फुल डिटेल। ये तो बेटा कुछ भी नहीं है, ये मनोरंजन है CHO का। असली खेल जानना है, व्हाट एवर वी आर, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, व्हाट इज जीनोमिक। तो आगे देखिए जीनोमिक के 56 इंच के पर्दे पर। ये तो मोबाइल स्क्रीन पे आए हम, बिल्कुल बंदिशों के साथ आए। अगर असली देखना है कि हम क्या चीज़ हैं तो बेटा आइए हमारे मोहल्ले में, हमारे जगह पर, हमारे स्थान पर, संस्थान में पधारिए, वहाँ जानिए हम क्या चीज़ हैं। ये तो आपके लिए बेटा बिल्कुल, जो आप हमारे पास नहीं आ सकते, जो बच्चे हमसे
फिजिकली नहीं जुड़ सकते उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो बिल्कुल डायबिटीज़ मेलाइटस की अपन दवाइयों की बात करेंगे तो आप सबको पता है डायबिटीज़ मेलाइटस की अपन बात करें तो सबको पता है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर अगर कोई पूछ ले क्या क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, और क्या होता है ग्लाइकोसूरिया, और क्या होता है हाइपरलाइपेमिया, हाइपरलाइपेमिया और समटाइम्स कीटोनेमिया। ये याद रख लेना, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरलाइपेमिया और समटाइम्स कीटोनेमिया, ये डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होता है। और आप सबको पता है ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को अपन डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप 1 है आप सबको बताया जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं, इसे अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। आप सबको पता है आईडीडीएम और एनआईडीडीएम दो प्रकार की होती है। इसमें स्पेशली जो इलाज है वह इंसुलिन से किया जाता है स्पेशली, और यहाँ पर जो इलाज है उसके लिए अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और क्या दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इंसुलिन भी दे सकते हैं। तो आप सबको पता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में विशेष प्रकार से आप सबको पता है इंसुलिन की कमी से होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और इंसुलिन की कमी से अगर है तो बेटा बिल्कुल इंसुलिन ही दिया जाता है टाइप 1 में आईडीडीएम में। और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देते हैं, मुंह के रास्ते से दी जाने वाली दवाइयाँ देते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल क्या करती है साहब, शुगर लेवल को कम करती है। और पेशेंट अगर उसका शुगर उससे कंट्रोल ना कर पाए तो फिर हम उसे इंसुलिन भी देते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की दवाइयाँ पढ़ने वाले हैं अपन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंसुलिन भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे ड्रग्स फॉर डीएमए इंसुलिन की। तो मैंने बता दिया टाइप 1 में इंसुलिन काम आता है, टाइप 2 में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन दोनों काम आते हैं। तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में पता होना चाहिए। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पोस्टमार्टम हेमरेज में पढ़ लीजिएगा, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सुमित नरूका, बिल्कुल डीएम की क्लास एंडोक्राइन में आती है बेटा, एंडोक्राइन में आएगी डीएम की क्लास। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और बता दूं कितने अमीनो एसिड होते हैं, कोई जवाब देगा इसका, कितने अमीनो एसिड होते हैं, कोई जवाब देगा इसमें, कितने अमीनो एसिड होते हैं? हाँ बंटी भैया ने, बेंटी नहीं बंटी भैया ने, कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड होते हैं। और खोज किसने की थी इसकी? 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने। कब की थी? 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने, बंटी भैया ने इसकी खोज की थी 1921 में। 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें और दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन, एसिडिक और बेसिक चेन। 51 अमीनो एसिड होती है, ए चेन और बी चेन होती है, ए चेन एसिडिक होती है, बी चेन बेसिक होती है। 1921 में इसको बंटी भैया ने खोजा था। किसने खोजा था? बंटी भैया ने। अब ये प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन की अपन बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जो सोल्यूबल होता है इसे अपन रेगुलर के नाम से जानते हैं या इंसुलिन आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंसुलिन आर भी बोलते हैं। इसका असर आधे से 1 घंटे में आता है, ये ऑनसेट है। 2 से 4 घंटे में पीक आता है और 6 से 8 घंटे इसका ड्यूरेशन है। जो सबसे पहला इंसुलिन है ह्यूमन इंसुलिन, इसे रेगुलर या सोल्यूबल कहा जाता है और शॉर्ट में से इंसुलिन आर भी बोलते हैं। ये एकदम क्लियर होता है, इसकी पहचान होती है, एकदम क्लियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एज ए नर्स आपको इंसुलिन की जानकारी होनी चाहिए कि इंसुलिन कैसे लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, पता होना चाहिए। और इसको जब भी यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जनरली इसको
अपन जब देना पसंद करते हैं तो इसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टुकड़ों में देते हैं। इसकी टोटल डोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये शॉर्ट एक्टिंग में ह्यूमन इंसुलिन है, सोल्यूबल है। अब एक इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एक प्रकार की प्रिपरेशन है, जो प्रिपरेशन तीनों टाइप में मिलेगी आपको। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आपको शॉर्ट एक्टिंग में मिलेगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग में मिलेगा, लॉन्ग एक्टिंग में मिलेगा। जो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है सेमिलेंट जो होता है वो अमोर्फस होता है। अमोर्फस का मतलब क्या होता है? अमोर्फस का मतलब है पाउडर, पाउडर। और क्रिस्टलाइन का मतलब है, क्या बोलो बेटा? क्रिस्टल। अब आप सब जानते हैं एक तो है शक्कर और एक है शक्कर का बुरादा। कौन जल्दी घुलता है? बुरादा। तो बुरादा जल्दी घुलता है। तो अमोर्फस जो होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन में इतना ही जिंक मिलाते हैं कि उस इंसुलिन में बुरादे टाइप वो है, मतलब उसके दाने नहीं पड़े, डले नहीं बने। आप सब जानते हैं शक्कर के मुकाबले शक्कर का बूरा जल्दी घुलता है, शक्कर देर से घुलती है। तो ये वाला तो समझ लीजिए शक्कर का शक्कर है और ये है शक्कर का बूरा। तो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जो सेमिलेंट है वो तो है बूरा, वो तो क्या है? बूरा। और ये है शक्कर। तो शक्कर जल्दी घुलती है या बूरा जल्दी घुलता है? बोला बूरा। जितना जल्दी घुलेगा उतना ही जल्दी असर आएगा। तो जल्दी घुलेगा तो शॉर्ट एक्टिंग। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन सेमिलेंट अमोर्फस होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन अल्ट्रालेंट, ये क्रिस्टलाइन होता है, इसमें क्रिस्टल होते हैं, ये शक्कर के समान है। तो ये शक्कर के समान है तो ये देर तक चलेगा, लॉन्ग एक्टिंग है। अब जो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंट है, लेंट क्या है? लेंट कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है अमोर्फस प्लस क्रिस्टलाइन का। बोले तो किसका कॉम्बिनेशन है? सेमी लेंट प्लस अल्ट्रा लेंट का। तो मुझे बताइए लेंट इंसुलिन का नाम है या कॉम्बिनेशन का नाम है? बोलो कॉम्बिनेशन का नाम है। बिल्कुल पाउडर है वो तो फटाफट घुल गया, शॉर्ट एक्टिंग। और जो बुरादा है वो देर से घुला, लॉन्ग एक्टिंग। और बुरादा प्लस पाउडर दोनों है, वो न लॉन्ग है न शॉर्ट है, वो इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो जिंक इतना मिलाया कि खाली बुरादा बना, शॉर्ट एक्टिंग। जिंक इतना मिला दिया कि दाने पड़ गए, तो लॉन्ग एक्टिंग। और दोनों को मिला दिया, बुरादे को दाने को, तो इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो जिंक के अमाउंट का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधा शर्मा बिल्कुल ऑफलाइन आओ बेटा, क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल ऑफलाइन आओ। आप देखिए हमारा रंग क्या है, हमारे असली जो असली रंग है बेटा वही देखने को मिलेंगे। यहाँ तो बैठे हुए हैं हम कोई ओढ़ के नकाब, बैठे हैं हम ओढ़ के कोई नकाब। अब जानना चाहते हो कि क्या है हमारा असली रुबाब, तो आके देखिए बेटा ऑफलाइन में, क्लियर है? तो साहब ये आपके ह्यूमन इंसुलिन में जिंक सस्पेंशन की कहानी थी। अब रेगुलर के बाद जो दूसरा है, अगर मैं इसमें देखूं इंटरमीडिएट में ह्यूमन इंसुलिन आइसोफेन। आइसोफेन का ऑनसेट 1 से 2 घंटे, पीक 8 से 10 घंटे, ड्यूरेशन 20 से 24 घंटे। इसे इंसुलिन एन बोलते हैं, इसे इंसुलिन एन बोलते हैं। इसे इंसुलिन एन या एनपीएच भी बोला जाता है। तो इंसुलिन एनपीएच या इंसुलिन एन किसका नाम है? बोला आइसोफेन इंसुलिन का नाम है। आइसोफेन इंसुलिन को ही हम इंसुलिन एन या एनपीएच बोलते हैं। ये क्लाउडी होता है, धुंधला होता है। एनपीएच क्लाउडी होता है। ह्यूमन इंसुलिन आइसोफेन को शॉर्ट में इंसुलिन एन या एनपीएच बोलते हैं। ये क्लाउडी होता है, धुंधला होता है। ह्यूमन इंसुलिन बाइफेजिक, बाइफेजिक क्या है? इसका दूसरा नाम है मिक्सटार्ड। मिक्सटार्ड मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? इसके अंदर रेगुलर प्लस आपका एन, सोल्यूबल प्लस एन दोनों होते हैं। तो रेगुलर प्लस एन के मिलने से, रेगुलर प्लस एन के मिलने से, सोल्यूबल प्लस आइसोफेन के मिलने से जो बनता है वो ह्यूमन इंसुलिन बाइफेजिक बनता है, जिसे मिक्सटार्ड भी कहते हैं। ये 30-70 या 50-50 दोनों आता है। अगर आपके पास मिक्सटार्ड खत्म भी हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सोल्यूबल और सोल्यूबल बोले तो रेगुलर को और किसको? आइसोफेन को मिलाकर मिक्सटार्ड बना सकते हैं। 30 है तो 30% आप सोल्यूबल ले लीजिए और 70% आप आइसोफेन ले लीजिए। 50-50 है तो दोनों 50-50% ले लीजिए। और नर्स के नाते आपको ये भी याद रखना है कि अगर एक ही सीरीज में दोनों ले रहे हैं, सोल्यूबल और आइसोफेन, क्या बनाने के लिए? मिक्सटार्ड, तो पहले हम सोल्यूबल को विड्रॉ करेंगे। पहले हम किसको विड्रॉ करेंगे? सोल्यूबल को। क्यों विड्रॉ करेंगे? क्योंकि सोल्यूबल क्लियर है। सोल्यूबल क्या है? क्लियर। और ये क्या है? क्लाउडी।
अगर हमने आइसोफेन पहले ले लिया होता तो वो क्लाउडीनेस सोल्यूबल में जा सकती थी। तो एक ही सिरिंज में जब सोल्यूबल को आइसोफेन को लिया जाता है तो पहले सोल्यूबल को विड्रॉ किया जाता है। ये बहुत हाई लेवल की बात थी, हो सकता है समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद इंसुलिन ग्लार्जिन। इंसुलिन ग्लार्जिन बिल्कुल क्लियर आता है, बिल्कुल क्लियर आता है। ये ऑनसेट है, ये पीक है, ये ड्यूरेशन है। और आपको बता दूं, राउंड द क्लॉक शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए इसको एचएस दिया जाता है, इसको एचएस दिया जाता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा इंसुलिन चल रहे हैं वो चल रहा है रेगुलर और आपका इंसुलिन ग्लार्जिन। ग्लार्जिन सोते टाइम दे देते हैं, रेगुलर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के पहले दे देते हैं। क्लियर है? तो इन सब इंसुलिन में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो दो इंसुलिन देखने को मिलेंगे आपको, रेगुलर और ग्लार्जिन। रेगुलर और ग्लार्जिन, ग्लार्जिन भी क्लियर होता है, रेगुलर भी क्लियर होता है। रेगुलर ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के पहले देते हैं, और ग्लार्जिन बिल्कुल आपका जो ग्लार्जिन है वो सोते टाइम दिया जाता है। आई होप इंसुलिन की आपको जानकारी समझ में आई होगी, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की मुख्य दवा है। और आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में बिल्कुल प्रेगनेंसी में सेफ होती है। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटस हो गई तो मैं बता दूं आपको, चलो आपकी नॉलेज के लिए लिख दूं, प्रेगनेंसी, सर्जरी, अंडरवेट और टाइप 1, या तो टाइप 1 डीएम है, या प्रेगनेंसी है, या सर्जरी है, या अंडरवेट है, इन सब में केवल और केवल याद रखना है आपको इंसुलिन। इन सब में केवल और केवल एक ही दवाई दी जाती है, इंसुलिन। अगर टाइप 1 डीएम है तो इंसुलिन देंगे, प्रेगनेंसी है तो भी इंसुलिन देंगे, सर्जरी है तो भी इंसुलिन पे रखेंगे, अंडरवेट है तब भी इंसुलिन रखेंगे। बिल्कुल 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 आपको याद रखनी है। बिल्कुल 24-25 दिसंबर को जीनोमिक मेडिकल नर्सिंग एकेडमी का नया ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है, इवनिंग बैच। बिल्कुल बिल्कुल इवनिंग बैच चालू हो रहा है, चालू शुरू शो चालू हो रहा है बेटा। और कहीं हो सकता है शो की टिकटें पहले ही फुल हो जाए, तो जिस जिस जजमान को यहाँ पर पिक्चर देखनी है आके, वो बिल्कुल अपनी टिकट पहले बुक करा ले, क्योंकि शो पहले से हाउसफुल की ओर है। बिल्कुल 24-25 दिसंबर को बिल्कुल डेमो क्लासेस है, 26 से बैच रेगुलर होगा। तो इंसुलिन टाइप 1 डीएम में, प्रेगनेंसी में, सर्जरी में, अंडरवेट में केवल इनमें इंसुलिन ही दिया जाता है। अब टाइप 2 डीएम में, अब आप बोलोगे कि इनमें टाइप 1 टाइप 2 या दोनों, बिल्कुल चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कंडीशन में चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेगनेंसी है तो इंसुलिन जाएगा, सर्जरी है तो इंसुलिन जाएगा, अंडरवेटेड हो तो इंसुलिन जाएगा, और टाइप 1 डीएम में कोई सा भी इंसुलिन जाएगा। पर टाइप 2 डीएम में अगर ये सब नहीं है तो क्या क्या दिया जा सकता है, तो वहाँ पर हम दे सकते हैं ओरल एंटी डायबिटिक। उसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट के नाम से आते हैं, इनका ऑनसेट 0.2 से 0.4 आवर, पीक 1 से 2 घंटे, ड्यूरेशन 3 से 5 घंटे। मुझे बताइएगा इस रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का असर कितनी देर बाद आएगा? जवाब दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का असर कितनी देर बाद आएगा? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का असर कितनी देर बाद आएगा? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का असर कितनी देर बाद आएगा? जवाब दीजिएगा। 20 से 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद। ये सब 12 से 24 वाले हमारे खिलाड़ी हैं। ये जो 12 से 24 हैं ये सब हमारे खिलाड़ी हैं। 0.2 से 0.4 का कतई मतलब नहीं है 20 से 40। 0.2 से 0.4 का मतलब है 60 घंटा बेटा, 100 मिनट का नहीं होता, घंटा 60 मिनट का होता है। तो 60 मिनट के घंटे के हिसाब से 0.4 का मतलब है 12 से 24 मिनट। 12 से 24 मिनट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 12 से 24 मिनट, हावर्स नहीं है बेटा, ये मिनट है। 12 से 24 मिनट, 12 से 24 मिनट में असर आएगा।
12 से 24 मिनट में, बिल्कुल 12 से 24 मिनट में, 1 से 2 घंटे में पीक होगा, 3 से 5 घंटे में वो बिल्कुल इसका ड्यूरेशन होगा। टाइप 1 में 0.4 से 0.8 यूनिट पर केजी पर डे इंसुलिन दिया जाता है। टाइप 2 में 0.2 से 1.6 यूनिट पर केजी पर डे इंसुलिन दिया जाता है। तो टाइप 2 में थोड़ा सा जो डोज है वो काफ़ी वेरी करती है। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही देना है, तो इंसुलिन की कमी तो 0.4 से 0.8 देंगे। टाइप 2 में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से काम चलाते हैं, पर जब पेशेंट पे रिजल्ट ना आए, रेस्पॉन्स ना आए, तब हम इंसुलिन देते हैं। जनरली टाइप 2 में शुरुआत में इंसुलिन नहीं दिया जाता, मजबूरी में दिया जाता है। तो अब जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये वो दवाइयाँ होती है जो ब्लड शुगर लेवल को ओरली देने पर कम करती है। ड्रग्स लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड आर इफेक्टिव ओरली। ये मुंह के रास्ते से दी जा सकती है और मुंह के रास्ते से देने पर ये शुगर लेवल को कम करने में बिल्कुल कारगर है। ऐसी दवाइयों को हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। अब मेन 2 ही प्रकार की दवाइयाँ होती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में। एक तो वो जो इंसुलिन का रिलीज बढ़ा दे, एक वो जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा दे, मतलब एक्शन बढ़ा दे। इंसुलिन सेंसिटाइजर इंक्रीज एक्शन ऑफ इंसुलिन बाय इंप्रूव इट्स बाइंडिंग विद रिसेप्टर। ये इंसुलिन की रिसेप्टर से बाइंडिंग बढ़ाकर इंसुलिन का एक्शन बढ़ा देती। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में इंक्रीज इंसुलिन एक्शन, इंक्रीज इंसुलिन एक्शन। ये किसका एक्शन बढ़ा देती है? इंसुलिन का एक्शन बढ़ा देती है और बाइगोनाइड कैटेगरी है। और इस कैटेगरी का फेमस एग्जांपल है मेटफॉर्मिन। आज सबको पता है 500 से 1000 mg की दवा आती है। कौन नहीं जानता मेटफॉर्मिन को, सब जानते हैं। और इंसुलिन का एक्शन बढ़ाने वाली एक और दवा है पायोग्लिटाजोन, 15 से 30 mg की दवा आती है। और सबसे फेमस है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के बारे में एक ही बात याद रखनी है, इससे लैक्टिक एसिडोसिस का खतरा रहता है। और दूसरा ये कमी करता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करता है। तो जिंदगी भर याद रखिएगा, मेटफॉर्मिन वो दवा है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी या इंसुलिन का एक्शन बढ़ाकर शुगर लेवल कम करने में मदद करती है। बिल्कुल याद रखना है, इस दवाई के एडवर्स इफेक्ट हैं, इस दवाई के एडवर्स इफेक्ट हैं। कल लैक्टिक एसिडोसिस करता है, इसलिए पेशेंट को हम धीमा चलने के लिए बोलते हैं। फास्ट रनिंग जॉगिंग के लिए मना करते हैं। फास्ट वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, पर हम रनिंग जॉगिंग के लिए मना करते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। B12 की डेफिशिएंसी, इसलिए साथ में B12 दिया जाता है, बिल्कुल याद रखना है। पायोग्लिटाजोन एक और ऑप्शन है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। दूसरी अगर अपन जाएं तो साहब क्या है? दूसरी कैटेगरी है इंसुलिन सिक्रेटोगोक्स, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। सल्फोनिल यूरिया है, ये केवल उसी केस में काम करेंगे जब आपकी क्या फंक्शनिंग कंडीशन में हो, आपकी बीटा सेल्स फंक्शनिंग कंडीशन में हो। तो ओनली इफेक्टिव इन टाइप 2, ओनली इफेक्टिव इन टाइप 2, ये केवल टाइप 2 में ही काम करते हैं। और ये आल्सो इफेक्टिव इन टाइप 1, आल्सो इफेक्टिव इन टाइप 1। जो इंसुलिन दोगे ना आप टाइप 1 में, उसका असर ज़्यादा आएगा किससे? इंसुलिन सेंसिटाइजर से। टाइप 2 में तो काम करते ही करते हैं, टाइप 1 में भी काम करते हैं। वैसे तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं? टाइप 2 के लिए। पर इंसुलिन सेंसिटाइजर की खास बात है, ये टाइप 1 में भी काम के होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। और सिक्रेटोगोक्स केवल टाइप 2 में ही काम आते हैं, केवल और केवल टाइप 2 में काम में आते हैं। और सल्फोनिल यूरिया में सबसे फेमस एग्जांपल है ग्लिमेप्राइड। आप सब जानते हैं 1 to 4 mg की टेबलेट आती है, कौन नहीं जानता? क्लोरप्रोपेमाइड, टोलबुटामाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, कुछ भी याद रखना। केवल इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाने वाली दवाई में एक ही फेमस एग्जांपल है ग्लिमेप्राइड। और मेग्लिटिनाइड एनालॉग में रेपेग्लाइड। बाहर में जाने दो सब, आपको तो 2 ही दवाई याद रखनी है, मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिमेप्राइड। रट लीजिए, डायबिटीज की बात आए तो मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिमेप्राइड, ये इंक्रीज इंसुलिन एक्शन और ये इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, और ये दोनों मिलके डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड, डायबिटीज के 90% मरीज तो इन्हीं पे स्टेबल हैं। तो ये दोनों मिलाकर मेन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक फॉर DM पेशेंट। जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, उसका मेन आप कह सकते हो
ट्रीटमेंट अप्रोच है मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिम्प्राइड ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए, किसमें, इन डायबिटीज़ मेलाइटस में। आपको पता होना चाहिए ये फेमस दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कौन कौन सी नई दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस में आती है? नई दवाइयों में अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर है, ये डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड नहीं बनने देती। डाइसेकेराइड नॉट एब्जॉर्ब, जो डाइसेकेराइड है आपके खाने में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, नॉट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो साहब ये डाइसेकेराइड से क्या नहीं बनने देती, मोनोसेकेराइड नहीं बनने देती। अगर डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड नहीं बनेंगे तो क्या होगा साहब, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जो कार्बोहाइड्रेट खाओगे वो खाओगे, वैसे वैसे निकालोगे। पर इन जजमान को एक इंस्ट्रक्शन देना है, इस गोली को खा के ये न सोचे कब जूस पीते रहो, सिंपल शुगर लेने हैं कि नहीं लेने हैं, बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपको अवॉइड करना है सिंपल कार्ब, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, सिंपल कार्ब नहीं लेना। और इसका फेमस एग्जांपल है वॉगली बॉस फेमस एग्जांपल है। कौन सा बॉस, एक ही बॉस, वॉगली बॉस अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर का एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है। ये आपके खाने के डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड नहीं बनने देगा, और डाइसेकेराइड को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, खाओगे वैसे ही निकालोगे, और मोनोसेकेराइड आपका एब्जॉर्ब होता। तो आपको करना क्या है, आपको पेशेंट को वॉगलीबॉस देते टाइम ये समझाना है कि आपको सिंपल कार्ब नहीं लेने, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने। तो आपको भूखे भी नहीं मरना और आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। पर आपको एक बात याद रखना है, सिंपल कार्ब नहीं लेने। और फर्स्ट बाइट विद मील किसके साथ लेना है, ये विद फर्स्ट बाइट ऑफ मील, विद फर्स्ट बाइट ऑफ मील, विद फर्स्ट बाइट ऑफ मील, खाने के पहले टुकड़े के साथ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर खाने के पहले टुकड़े के साथ लेने। और यूज करने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, क्या यूज करने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब नहीं लेने। DPP-4 इनिबिटर, ये डाइपेप्टाइडिल पेप्टिडेज इनिबिटर होते हैं, ये इंसुलिन को बढ़ा देते हैं, ग्लूकागोन को कम कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ गया, ग्लूकागोन कम हो गया, तो आप सब जानते हैं इंसुलिन बढ़ने के बाद, ग्लूकागोन कम होने के बाद, सबको पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सीटाग्लिप्टिन, टेनाग्लिप्टिन इसके फेमस एग्जाम्पल है। तो सीटाग्लिप्टिन, टेनाग्लिप्टिन वो दवाइयाँ हैं जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है और ग्लूकागोन का कम कर देती है। तो ये पीपी शुगर को कंट्रोल करने के बहुत अच्छा काम में आता है, पोस्टप्रेंडियल शुगर को कंट्रोल करने के बहुत अच्छा काम आता है। ये भी पीपी शुगर को कंट्रोल करने के बहुत अच्छा काम में आता है। तो पीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप वॉगलीबॉस दे सकते हो, पीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप सीटाग्लिप्टिन दे सकते हो। और लास्ट है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद होता है, रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद होता है। और रीनल ट्यूब्यूल में ये भाई साहब क्या करते हैं, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो ग्लूकोज यूरिन में निकल जाता है साहब, इंक्रीज ग्लूकोज लॉस इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। अब इंक्रीज ग्लूकोज लॉस इन यूरिन, तो आप सबको पता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। डेपाग्लिफ्लोजिन इसका एक एग्जाम्पल। तो ये कुछ एडवांस दवाइयाँ भी थी जो मैंने आपको बता दी, हो सकता है कभी न कभी भविष्य में आपके टकरा जाए, बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ हद तक हमने डिस्कस करने का प्रयास किया, थोड़ा सा लेवल भी हाई रखा। तो आपको जितना समझ में आया अच्छी बात है, और ज़्यादा समझ में आया और अच्छी बात है, कम समझ में आया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो स्तर है वहाँ तक अगर आपने समझा है CHO के लायक, तो वो बहुत है आपके लिए। आई होप मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया और आपने कुछ समझने का प्रयास भी किया होगा। पर जिस तरह से फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो यहाँ संभव नहीं है, इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में उस चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इट्स अबाउट मेडिसिन, और मेडिसिन बड़े प्यार से तरीके से पढ़ी जाती है। इतने टाइम में तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, जितने टाइम में आपका पूरा ये कंटेंट डिस्कस हुआ है, इतने टाइम में तो मैं इंट्रोडक्शन भी डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। पर यह समय की मजबूरी है, या परिस्थितियों की मांग है, या हमारी ज़रूरत है, कुछ भी समझ लीजिए। ये दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम मिलकर इन चीज़ों को चला रहे हैं। तो